हेलो एवरीवन, आर ओ 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की सीरीज़ में आज हम देखेंगे मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो वह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले छोटे छोटे भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई तो वह की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जबकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर एक साथ राज्य किया और भारत को एक साम्राज्य के तौर पर स्थापित किया, ना कि छोटे छोटे क्षेत्रों के तौर पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो इनमें सबसे पुराना मौर्य वंश है, इसके बाद कुषाण वंश और उसके बाद गुप्त वंश और उसके बाद वर्धन वंश। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। इनका ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों के बारे में दिया गया है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन जैसे शब्दों का इसमें वर्णन मिलता है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? तो वह कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखकों में जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन सैंड्रोकोट्स के नाम से किया गया है। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो वह की है विलियम जोन्स ने। निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो वह किया है जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त इन नामों से भी जाना जाता है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो वह जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य का अन्य नाम है तो वह है विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो वह अर्थशास्त्र नाम पर मत जाइएगा, ये बिल्कुल भी आर्थिक पुस्तक नहीं है, ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नलिखित में से राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो वह था मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग यानी किला, कोष यानी कि उस राज्य का धन, दंड और मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं। मित्र को राज्य का 7वां अंग माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वह डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसमें 1 और 2 सही हैं। इसमें 1 और 2 सही हैं। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, यानी दंड प्रक्रिया के तहत किसी को दास बनाया जा सकता है। नंबर 2, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, यानी कि कोई स्त्री दास है और मालिक के साथ उसको एक पुत्र पैदा हो जाता है तो वह दासता से मुक्त हो जाती है।
ये दोनों सही हैं, तीसरा गलत है। निम्नांकित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली की प्रिंस एक पुस्तक है, मैकियावेली ने लिखी है। इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, यानी ये भी एक राजनीतिक नियमों की पुस्तक है। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया? तो वह बिंदुसार के शासनकाल में आया। इससे पहले किसके शासनकाल में डीमेकस यानी डाइमेकस भारत आया? डीमेकस को डाइमेकस भी कहते हैं। तो वह बिंदुसार के शासनकाल में आया। यह सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। और बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है बुद्धघोष की समंतपासादिका में। बुद्धघोष बहुत ही महान लेखक रहे हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र के, जो कि अशोक की राजधानी थी। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, तो वह था पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की है चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही लगभग संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया है, कलिंग को छोड़कर, जिस पर बाद में अशोक ने विजय प्राप्त की है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ तक विजय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त की गई है। केवल दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा बचता है, जिसको अशोक ने भी इस पर विजय प्राप्त करने के बजाय यहाँ पर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की नीति रखी थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है? वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा उज्जैन या गिरनार पहाड़ी पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? तो वह हराया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जिसके बाद में एक संधि हुई थी, जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो वह किया था 305 ईसा पूर्व में। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है, जिसमें लाइन वाले हिस्से से एक साम्राज्य को दिखाया गया है। यह साम्राज्य किस वंश से संबंधित है? इससे संबंधित प्रश्न है। ये कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इसका आंसर होगा अशोक से। यह पूरा साम्राज्य अशोक का था और बाद में ये हिस्सा कलिंग का, यहाँ पर भी अशोक ने विजय प्राप्त की थी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो वह की थी अशोक के द्वारा की गई।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वह था श्रीलंका। श्रीलंका पर अशोक ने अधिकार नहीं किया था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। इसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था? तो वह कराया था अशोक ने। अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवानाम प्रिय की उपाधि। अशोक के द्वारा देवानाम प्रिय की उपाधि ली गई थी, जिसको अभिलेखों में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अभिलेख के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो वह मिलता है दीपवंश में और महावंश में। तब भी सही है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। यह तृतीय बौद्ध संगीति थी। तृतीय बौद्ध संगीति। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक और अशोक के पौत्र दशरथ दोनों ही बौद्ध अनुयायी थे और दोनों ने ही देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। देवानाम प्रिय की उपाधि दोनों ने ही दी थी। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये मौर्य शासन में अधिकारी। चौथे स्तंभ अभिलेख में अशोक कहता है जिस प्रकार चौथे स्तंभ अभिलेख में अशोक ने कहा है, जैसे एक माँ अपनी संतान को एक कुशल दहाई को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी रज्जुकों की नियुक्ति की है। तो रज्जुक थे जनता के कल्याण के लिए। सार्थवाक किसे कहते थे? तो यह कहते थे मौर्य शासन में सार्थवाक किसे कहते थे? ये कहते थे व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को या कारवां को सार्थवाक कहा गया है और इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसको चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसका उल्लेख, सार्थवाक का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था? तो वह अग्रहारिक नहीं है। ये मौर्य प्रशासन के भाग हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। सारनाथ स्तंभ निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया है, तो वह अशोक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो वह मानते हैं सांची के स्तूप को। स्तूप में जितने भी रचनाएं होती हैं वो सभी इस सांची के स्तूप में मौजूद हैं और सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्तूप माना जाता है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? वो बनवाया सम्राट अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो वह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची का प्राचीन नाम काकड़ाव।
काकड़ाम या फिर काकड़ा। प्राचीन नाम है सांची का। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ स्मारक या किसी महत्वपूर्ण इमारत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है घोषिताराम मठ। घोषित नाम के श्रेष्ठी के द्वारा यह मठ कौशाम्बी में बौद्ध अनुयायियों के लिए दिया गया था। कुशीनगर से प्राप्त हुए हैं रानाभर स्तूप के अवशेष। सारनाथ से प्राप्त हुए हैं धमेक स्तूप के अवशेष। और श्रावस्ती से सहेत महेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? सबसे पहले वो गए लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सबसे पहले वे गए लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद वे गए कपिलवस्तु, जहाँ पर भगवान बुद्ध का लालन पालन हुआ था। इसके बाद वे गए बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद गए वो सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और उसके बाद गए वो कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ या मृत्यु हुई। तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े इन 5 स्थलों के बाद 6वां नंबर श्रावस्ती का आता है। यह स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित न होकर यह वह स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक समय तक रहकर अपने धर्म का प्रचार किया, इसलिए यह स्थल भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण रहा। तो इस प्रकार यह सम्राट अशोक के भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों में जाने का, यात्रा करने का क्रम बनता है। उनके जन्म स्थान लुम्बिनी, उनके लालन पालन का स्थान कपिलवस्तु, उनके ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया, और फिर उसके बाद उनके प्रथम उपदेश का स्थान सारनाथ, और उसके बाद उनकी मृत्यु का स्थान कुशीनगर, और सबसे अंत में जहाँ उन्होंने अपने धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया, श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, शिलालेख को इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, तो वह भाषा है प्राकृत। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। लेकिन उनके इसके अलावा शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा स्थल से प्राप्त अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो वह है शाहबाजगढ़ी। इसके अलावा मानसेहरा से भी खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो 2 स्थल हैं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, जहाँ से खरोष्ठी लिपि के अभिलेख मिले हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो वह लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में, सम्राट अशोक के द्वारा प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं सबसे पुराने अभिलेख। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? यानी सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को कहाँ से प्राप्त किया गया है, किस पर उत्कीर्ण थे? तो वह थे पत्थरों की पट्टियों पर, पत्थर यानी शिलालेखों पर। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो वह किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है सबसे पहले। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो वह पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा।
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह था जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किसने किया, यानी कि सबसे पहले किसने डिकोड किया है सम्राट अशोक के अभिलेखों को? तो वह किया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो वह थे खरोष्ठी लिपि में। यह पाकिस्तान में पड़ेंगे। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, यहाँ से खरोष्ठी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, यानी कि अशोक से भी पुराने समय की ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वह चला है अनुराधापुर, जो कि श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के अनुराधापुर से अशोक से भी पहले की ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। यह दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि जो संस्कृत से संबंधित लिपियां उनकी तरह बाएं से दाएं लिखी गई। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी या फिर देवानाम प्रिय। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं प्रियदर्शी नाम से। इनको देवानाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी के रूप में जाना गया है। क्योंकि ये प्राकृत भाषा में है, इसलिए हिंदी से थोड़ा अलग इनका लेखन है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो वह किया गया है सम्राट अशोक का। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश होती है, सही है ये बिल्कुल। ये अखंड है, ये भी सही है, अखंड है, एक ही पत्थर के बने होते हैं। स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, यानी कि नीचे की तरफ एक बेस बना होगा। और स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से खड़े रहते हैं, ये किसी भी स्थापत्य संरचना के साथ नहीं है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो यह उल्लिखित है कनगनहल्ली में। कनगनहल्ली से एक उभारदार मूर्ति शिल्प प्राप्त हुई है जिस पर राजा राण्यो अशोक लिखा हुआ है, जो कि राजा अशोक को दर्शाता है। यह कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वह मिलता है मस्की अभिलेख से, जो कि कर्नाटक में है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो यह उल्लिखित है मास्की का लघु शिलालेख। यह रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, रायचूर कर्नाटक से। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है?
तो यह हुआ है गुर्जरा में, मस्की, गुर्जरा, निट्टूर और उडगोलम, इन 4 स्थलों से प्राप्त अभिलेखों में सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है, तो वह संबंधित है बुद्ध के जन्म स्थान से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ पर एक शिलालेख, शिला स्तंभ, रुमनदेही लघु स्तंभ जिसको कहा जाता है, स्थापित कराया और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को भोग कर से मुक्त कर दिया और भू राजस्व को घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। भू राजस्व को घटाकर 1/8 कर दिया। इसका विवरण इस अभिलेख में मिलता है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह प्राप्त होता है मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है बाबरू स्तंभ लेख। यह बाबरू स्तंभ लेख राजस्थान के बैराट क्षेत्र से मिला है। बाबरू स्तंभ लेख राजस्थान के बैराट क्षेत्र से मिला है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बौद्ध धम्म एवं संघ में सम्राट अशोक आस्था प्रकट करते हैं। कलसी प्रसिद्ध है। कलसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, तो वह मिली है कलसी में, यानी कलसी उत्तराखंड में अवस्थित है जहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। नीचे कुछ स्थान दिए हुए हैं जहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं और वह किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, और इसमें हमें बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। धौली उड़ीसा में है, एरगुडी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ भी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है और कलसी यह उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार केवल 2 सुमेलित हैं, धौली एवं एरगुडी। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, तो यह है 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक का 12वां शिलालेख विभिन्न लोगों के सम्राट अशोक का 12वां शिलालेख विभिन्न संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता के बारे में कहता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो वह मिलता है कलिंग युद्ध तथा क्षतियों का कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो वह मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। इस शिलालेख में अशोक ने वर्णन किया है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग युद्ध में हुई भारी क्षति से उसे अपार दुख पहुंचा और जिसके कारण उसने युद्ध को त्यागा और पूरे विश्व में शांति का संदेश पहुंचाने के लिए अनेक दिशाओं में राजदूत भेजे। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है अशोक के 13वें शिलालेख के द्वारा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो यह है हाथी गुम्फा अभिलेख में। राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में से हमें यह पता चलता है कि नंद राजा के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी। इसके अलावा सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से भी हमें पता चलता है 13वें शिलालेख में हमें पता चलता है कि अशोक ने
कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो यह अलग विजय है और अशोक की विजय अलग है। अशोक के निम्न अभिलेखों से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो वह है 12वां शिलालेख, जो कि पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के विवरण से संबंधित है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? यह घोषणा की है, यह परामर्श दिया है अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक अपने 12वें वृहद शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वह है दूसरा और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं हुआ है? तो वह हुआ है सातवाहन का। टॉलेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे यानी राजनयिक संबंध थे, वह शासक कहाँ का है? तो टॉलमी, जिसको तुर्मै भी कहा गया है, तुर्मै, यह मिस्र का शासक था। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो वह था मिस्र का। टॉलमी या तुर्मै मिस्र का राजा था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? तो वह थे मौर्य साम्राज्य में आप देखेंगे अशोक और बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजनयिक संबंध विदेशों तक थे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी नहीं है, शांति एवं अहिंसा है, बड़ों का सम्मान है, धार्मिक सहनशीलता है। धार्मिक सहनशीलता या सहिष्णुता है। तो इसमें उत्तर होगा एक से अधिक। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह स्तंभ अभिलेख 5 में दिया गया है। स्तंभ अभिलेख 5 में विस्तृत सूची दी गई है जिन पशुओं के वध नहीं किया जाना है, जिन पर रोक लगाई गई है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है सोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख, जो कि गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा महास्थान अभिलेख, जो कि बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है, महास्थान अभिलेख, इन दोनों को, यह बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। इन दोनों में संकट काल में उपयोग हेतु अनाज को सुरक्षित रखने के बारे में विवरण दिया गया है और ये दोनों ही अभिलेख अशोककालीन लिपि में लिखे गए हैं और ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित माने जाते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यह सही है बिल्कुल। अशोक ने इसीलिए कलिंग पर आक्रमण किया था क्योंकि वह दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का रास्ता था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है।
मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भी भू अनुदान नहीं दिया है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने कोई विद्रोह नहीं किया था। तो कथन ए सही है, कारण आर गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो वह किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारत में 7 वर्ग बताए हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो वह किया है 7 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो यह उल्लिखित है मेगास्थनीज की इंडिका में, और इसीलिए मेगास्थनीज की इंडिका का विवरण पूरी तरीके से सही नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया और दास ना होने का वर्णन किया। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो वह है मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स छुपाने या चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड था? तो वह था मृत्युदंड। बहुत ही कठोर दंड था मृत्युदंड, यदि कोई कर नहीं चुकाता था तो। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो वह करती है मेगास्थनीज की इंडिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र या मगध साम्राज्य के बारे में नहीं लिखा है, उसमें शासन की नीतियों के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका का मूल लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। फिर से सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो वह है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। जी हाँ, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से चल रहा है, यानी कि ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले से। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, तो उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का। सोने के सिक्के यहाँ पर नहीं आए हैं, हिंद यवन लेकर आए हैं। प्रांतीय विभाजन का, मौर्यों का राज प्रांतों में विभाजित था। हिंदुकुश तक साम्राज्य, और उन्होंने हिंदुकुश तक साम्राज्य फैलाया था अपना। भाग एवं बलि थे, तो यह थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? वह किया जाता था सीताध्यक्ष के द्वारा। कर वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है राज्य की भूमि से प्राप्त आय, यानी कि सीता है राज्य की भूमि से प्राप्त होने वाली आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो वह था समाहर्ता। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राज्य की भूमि से प्राप्त आय, राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तौल माप का प्रभारी था पौतवा दक्ष।
कौत्वाध्यक्ष तौल और माप से संबंधित अधिकारी था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वह था मार्ग निर्माण से संबंधित। मार्ग निर्माण से संबंधित एग्रोनोमोई था। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो यह था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। इसमें देखिए पंकोदक यानी कि कीचड़ से संबंधित है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ है अधिकारी और दूसरी तरफ है उसका कार्य। तलार है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टकोल है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलादेव है चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो वह था तक्षशिला। सबसे ज़्यादा पुराना तक्षशिला ही था और वहाँ से बहुत समय तक शिक्षा प्राप्त की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय न्याय का कार्य कर रहे थे? एक धर्मस्थीय थे और दूसरे कंटक शोधन, दीवानी और फौजदारी की तरह। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो वह था मागध का। ये सांस्कृतिक इतिहास के चीज़ों को याद रखते थे। गांवों के प्रशासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो वह किया है द्रविड़ों ने। सबसे पहले स्वायत्तशासी पंचायतों का संचालन चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है। चोल साम्राज्य की एक विशेषता थी वहाँ का स्थानीय प्रशासन। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो यह दी गई है अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो यह है मनुस्मृति में। कठोर विधान है मनुस्मृति के। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो वह था व्रातृक्षत्रियों का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो इनका सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले भारत में आए हैं मेगस्थनीज ईसा पूर्व 300 ईस्वी ईसा पूर्व के समय। उसके बाद आए हैं फाहियान पहला, दूसरा, उसके बाद वेनसांग तीसरा और इत्सिंग चौथा नंबर। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 3 1 4 2 3 1 4 2। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ वास्तविक नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उपाधियाँ या उपनाम दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त का नाम है सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार का नाम है अमित्रघात और अशोक का नाम है पियदस्सी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो उनका क्रम है अंतिम मौर्य सम्राट था। तो वह था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था। मगध का उत्कर्ष बृहद्रथ से शुरू होकर बृहद्रथ पर ही खत्म होता है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। ये सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हत्या लिया। ये भी सही है।
आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया। तो ये भी सही है, तीनों ही सही हैं। मौर्य काल में प्रणयम था, यह था एक आपातकालीन कर, प्रणयम। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो वह किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, और ईसवी सन के पूर्व यानी कि ईसा पूर्व में किया है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने, जबकि रुद्रदामन ने ईसा पूर्व में नहीं, ये इन्होंने किया है ईसवी में, ईसवी सन में किया है। और इसके अलावा स्कंदगुप्त के द्वारा भी इसका पुनरुद्धार कराया गया था। ये दोनों ईसवी में आते हैं और ये दोनों ईसा पूर्व में आएंगे। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण कराया। इसके बाद सम्राट अशोक ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद रुद्रदामन ने भीषण तूफान के बाद बिना बेगार के इसका जीर्णोद्धार कराया और उसके बाद स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनरुद्धार कराया। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वह किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, जिसमें रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित कराई गई झील, जिसका पुनरुद्धार सम्राट अशोक के समय में भी कराया गया, उसका पुनः जीर्णोद्धार रुद्रदामन के द्वारा कराया गया। निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो वह पाया गया महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। आजीवकों को दान में दी गई थी ये गुफाएं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो ये 6ठी शताब्दी के नहीं हैं, बल्कि ये मौर्यकालीन हैं। ये लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व के हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है परखम से। परखम से मणिभद्र यक्ष नाम से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, इस पर नाम लिखा गया है मणिभद्र यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो देखते हैं। लोथल से एंशियंट डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, सही है। सारनाथ से फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध प्राप्त हुआ है, सही है। राजगिरी से लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक राजगिरी से प्राप्त नहीं हुआ है। नालंदा से ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार आंसर होता है 1, 2 और 4। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।